नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर है। यूपी में लगातार 36वें दिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जारी है और बीते 24 घंटों में प्रदेश में सिर्फ करीब 1000 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने का योगी मॉडल कामयाब साबित हुआ है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये वो मॉडल था जो अब कामयाब हुआ है और इसी नीति से कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। यही कारण है कि बीते 24 घंटों में कोरोना के करीब 1000 मामले आए हैं, जबकि 3,09,000 टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर करीब 19,000 तक आ गई है। वहीं रिकवरी दर 97.6% रह गया है, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.3% है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल के लिए योगी फॉर्मूले के क्या मायने हैं, विपक्ष इसे किस नजरिए से देख रहा है और जो आशंकाएं जताई जा रही थी उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर, चूंकि हमने ऐसे हालात भी देखे जब एक दिन में 38,000 मामले आ गए थे, 4,000 से ज्यादा लोगों की, कई हजार लोगों की जान जा रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो रिकवर हुए और रिकवर होने के बाद जो मोर्चा उन्होंने संभाला, जो मैदान में वो डटे, एक एक जिले का उन्होंने खुद दौरा किया, निगरानी की, समीक्षा की, फीडबैक लिया, निर्देश दिए। आज उसी का नतीजा है कि जहां 38,000 मामले एक दिन में आने लगे थे, वो अब संख्या घट के करीब 1000 पे आ गई है। अब प्रदेश में 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं और सक्रिय केसों की कुल संख्या 19,431 है, जबकि 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 मामले आए थे। विशेषज्ञों ने रोज 1 लाख केस आने की आशंका जताई थी और 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी अकेला राज्य है। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 97.6% है और यूपी में 24 घंटों में सिर्फ 1000 नए केस आए हैं। एक राहत भरी खबर है। हालांकि इसे शून्य पे लाने की पूरी कोशिश है कि इस आंकड़े को बिल्कुल निचले दर्जे पर लाया जाए। लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन के बीच का जो तालमेल है, आज उसका नतीजा है कि वो उत्तर प्रदेश जहां पे आशंका ये थी, विशेषज्ञ कह रहे थे कि 1 लाख तक मामले रोजाना आ सकते हैं, उस उत्तर प्रदेश में अब 1000 मामले आ रहे हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से क्या फॉर्मूला कामयाब रहा। हमारे साथ गौरव मिश्रा हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज पांडे हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा है कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर अजय खन्ना है हेल्थ एक्सपर्ट। इसके अलावा प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह हमारे साथ है। हम उनसे भी समझेंगे इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात बने थे वो किसी से छिपे नहीं थे। जिस तरीके की चुनौतियां आप सबके सामने थी, हम सबके सामने थी, वो सबको मालूम है। लेकिन आज हालात ये हैं कि 1000 से कम मामले आ गए हैं। क्या वजह रही? जो TTT का फॉर्मूला था वो कामयाब रहा? जी आलोक जी, जैसा कि आपने अपने आंकड़ों में बताया, उत्तर प्रदेश निसंदेह देश का सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 25 करोड़ की आबादी है, इसलिए सबसे स्वाभाविक हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो नीति बने, उस नीति में 25 करोड़ की आबादी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसकी चाक चौबंद क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए जो TTT का जो मॉडल है टेस्ट ट्रीटमेंट का, मुझे लगता है कि सभी फ्रंट पर, सभी चाहे वो वैक्सीनेशन हो या फिर टेस्टिंग हो, सभी में देखिए उत्तर प्रदेश के आगे देश के सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा, लगभग 3.5 लाख के आसपास टेस्टिंग किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश ने कभी रफ्तार धीमी नहीं की, लगातार वैक्सीनेशन का काम चलता चला गया। वहीं आप देखिए दिल्ली में क्या स्थिति रही, महाराष्ट्र में क्या स्थिति रही। एक तरफ टेस्ट को कम किया उन्होंने और टेस्ट को कम करके आंकड़े कम दिखाने का एक तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा हथियार किया। वहीं उत्तर प्रदेश में बहुत ईमानदारी के साथ, सावधानी के साथ अपने प्रदेशवासियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फ्रंट पर उतर करके सभी शहरों का दौरा करके और पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कराया। मुझे लगता है ये जो फार्मूला उत्तर प्रदेश का है, ये अनुकरणीय अन्य प्रदेशों के लिए भी, और उसे स्वीकार करना चाहिए। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित रखने में, इस महामारी में हम सफल हो पाए। वो भी तब जब आंकड़ा इस प्रकार का लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी संख्या संक्रमितों की पार कर जाएगी। ऐसी स्थिति में इनको ला करके कम कर देना, उसमें जो कर्फ्यू की व्यवस्था की गई, लॉकडाउन की व्यवस्था की गई, ये सभी प्रयासों के अपने बहुत बेहद मायने हैं, जिसके कारण आज पूरी तरह से कोरोना उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में है। और मुझे लगता है कि प्रदेशवासी इसी तरह
विश्वास यदि साथ देते रहे तो उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त प्रदेश हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है मनोज पांडे, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं इस पे चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, एक आरोप लगाता रहा कि प्रदेश के हालात बेहद खराब होने वाले हैं, खराब हुए, लेकिन आज जो तस्वीर हम सबके सामने है इसी 1 महीने के भीतर, उससे आप भी सहमत होंगे कि जो नेतृत्व हुआ वो सही हुआ? देखिए राकेश जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं मनोज पांडे नहीं, मैं मनोज काका हूं। तो आप थोड़ा अपने कोऑर्डिनेटरों से संबंध ठीक है, आप नाम ठीक कीजिए पीसीआर। और उत्तर प्रदेश का जो मैनेजमेंट रहा उसका ज्वलंत उदाहरण ये रहा कि उत्तर प्रदेश के और दुनिया के इतिहास में पहली बार ये रहा योगी के कृत्य और विभत्स कृत्य के कारण ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में लोगों के लाखों से भी कफन नीचा गया। ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि माँ गंगा, स्नेहमयी और ममतामयी माँ गंगा को योगी के कुव्यवस्था ने लाशों से काट दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए दौड़ना पड़ा और हर घरों से अपने लोग खो दिए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे एक गांव में एक परिवार के 8 सदस्य मौत के मुंह में समा गए। उत्तर प्रदेश के जैसे गौरव भाई उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्हीं के साथ के मनोज मिश्रा भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उत्तर प्रदेश की सुव्यवस्था और योगी की दुर्व्यवस्था के कारण मौत के मुंह में समा गए। मोदी को फॉलो करने वाला मथुरा का नौजवान मौत के गाल में समा गया। उत्तर प्रदेश में लगभग अगर सही मायने में WHO की रिपोर्ट है कि कम से कम 15 लाख लोगों की मौत हुई। हम लोग गांव के परिवेश में रहते हैं। नहीं, ये आप किस आंकड़े पे कह रहे हैं कि 15 लाख लोगों की मौत हुई? आपके पास क्या आंकड़ा है इसका? WHO की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो योगी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। आप मुझे लग रहा है कि अब आप थोड़ा सा पत्रकारिता के जो मूल्य तथ्यों पे बात करें, थोड़ा जरूर संज्ञान रखें। और थोड़ा मैं कहूंगा कि आप WHO को अभी गूगल करके पढ़ें कि WHO ने तो हम तथ्यों पे बात करें सर, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मुद्दों पे ही आप बात करिए। आप कम से कम लोगों की समस्या, हर घर से लाशें निकली हैं, कम से कम उसको इतना उदासीन होकर के पत्रकारिता न करें। नहीं सर, पत्रकारिता हमें मत सिखाइए। देखिए ये प्राइम न्यूज है और वो जो तस्वीरें आप बता रहे हैं ना वो हम दिखाते रहे हैं, वो हम जगाते रहे हैं सरकारों को और प्रशासन को। आप वो पाठ ना पढ़ाएं, आप ये बताएं कि आप जो आप बिल्कुल पाठ ना पढ़ें। आप क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लाशों से कफन खींचे थे? क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में लाखों मौतों का आंकड़ा कम हो जाए? इसके प्रबंधन करने के बजाय सरकार ने शमशान घाट को कटवाया, उसको घटवाया। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि एक घर की बेटियां नहीं बल्कि 10 घर की बेटियां उत्तर प्रदेश के राजधानी के हॉस्पिटल में नीचे चिल्लाती नहीं और ऑक्सीजन कम हो गया, लोगों की जान चली गई? क्या ये सच नहीं है? सच है कि नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की उन्नाव में लोगों की लाशें उतराती हुई दिखी? क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर के गहमर में लोगों की लाशें उतराती हुई दिखी? क्या ये सच नहीं है कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाती रही और कुछ सत्ता परस्त पत्रकारों को खरीद करके और अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रबंध करती रही, बजाय इसके कि लोगों के दवाई का, ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल का प्रबंध हो? क्या ये सच नहीं है? आप नहीं जानते? नहीं तो मनोज जी, आज जो आंकड़े आए हैं क्या वो सच नहीं है? आपसे मैं एक बड़ी सी बात पूछता हूं, आज अगर 1000 मामले पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिसकी 23 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है वहां अगर 1000 मामले हैं तो क्या ये आंकड़ा सच नहीं है? वो सब सही है? तो ये आंकड़ा आपको महामारी का अध्ययन करना चाहिए कि महामारी आती है और धीरे धीरे जाती है। इसी तरह से बीजेपी ने पिछले बार के फर्स्ट जो आया था कोरोना काल, उसमें इसी तरह उत्सव मनाने लगा था। और आपसे कहना चाहूंगा कि एक सजग पत्रकार की तरह उनको सिखाइए कि फिर उत्सव न मनाइए। हो सकता है कि तीसरी लहर दिया था। जब दुनिया के आप वैश्विक देशों का अध्ययन करेंगे तो अभी ब्राजील में तीसरी लहर आई है, तो आप कम से कम उनको उत्साहित न करिए। यानी मामले बढ़े तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कम हो तो अपने आप हो रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं, तस्वीरें बताते रहे हैं और जो हालात हैं उसको लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं कि आज उस उत्तर प्रदेश में अगर 1000 से मामले कम आए हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो सही दिशा में चला, तब यहां हम पहुंचे? देखिए राज भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तरफ से और हम सबकी तरफ से सुबह की तरफ से मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जैसा कि आपके प्रोमो में मिला। देखिए जिस विषय पे आप कह रहे हैं, आज सरकार वही गलती कर रही है राजेश भाई जो गलती इन्होंने पहले दौर के अंदर करी। फर्क यह है कि उस दौर में ताली और थाली
और 20 मिनट तक लाइट बजे गलती करी थी, और आज आंकड़ों को छुपा के और आंकड़ों की तादाद को दबा के टेस्ट ना करवाकर और बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त अपने आप को बता देना, ये आज की दूसरी गलती है। जबकि दिल्ली की रिपोर्ट आईएससी और WHO की रिपोर्ट तीसरी लेकर अग्रसर कर रही है, और हमारी भाजपा की सेंटर भाजपा की सरकार है, दिल्ली की ISM रिपोर्ट भी बोल रही है कि तीसरी लहर के अंदर प्रतिदिन 40 से 45 हजार केस आने का अनुमान है, क्योंकि जो आएगी। लेकिन आज भी सरकार अपनी पीठ और गाल थपथपाने में लगी। अगर हम पहले दौर में देखें, जहां आपने हैंड सैनिटाइजर और मास्क, उसका एक व्यापार उत्तम श्रेणी पे चला गया, दूसरी लहर के अंदर ऑक्सीजन का व्यापार उत्तम श्रेणी पे चला गया। क्या तीसरी लहर के ऊपर सरकार का फिर कोई प्रोग्राम है, किसी और चीज की ट्रेडिंग या किसी और चीज की कालाबाजारी करी जाएगी? तो आज मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं साकार के किसी भी आंकड़े से, और मैं इस आंकड़े को पूरी तरह से गलत साबित करता हूं, और मैं सरकार से प्रशंसा करता हूं कि क्या मेरे साथ बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता ये डिक्लेयर कर देंगे कि तीसरी लहर जब अगर आई, भगवान करे आए ना, ईश्वर करे आए ना, हम सबकी यही दुआ रहे, लेकिन आई तो क्या जो आज आप गाल थपथपा रहे हैं, क्या उस तीसरी लहर के अंदर क्या आप सूबे के लोगों को जाने ना जाए, जो गंगा के तट के ऊपर तैरती रही और चील कौवे गिद्ध खाते रहे, ऐसा सीन दोबारा नहीं होगा? क्या आप आज डिक्लेयर कर सकते हैं इस बात को? नहीं, क्योंकि आप आंकड़ों की बाजीगरी बंद करिए। आपकी आंकड़ों की बाजीगरी ने देश को भी नुकसान कराया और सूबे को भी नुकसान कराया। 20 से 23 लाख करोड़ की आबादी सूबे की है, जिसके अंदर अगर आप टेस्ट का माध्यम देखिए तो राजेश भाई वो बिल्कुल पॉइंट पर आ जाएगा, जो टेस्ट डिक्लेयर करके बताते हैं ये। जब टेस्ट नहीं होंगे तो आपको पता कहां से चलेगा? और जिन सूबों के अंदर, जिन गांव के अंदर आज गांव का व्यक्ति वैक्सीनेशन नहीं लगा रहा और वो कोरोना से उसकी जान जा रही है, और आंकड़ों के अंदर वो जाने कोरोना के अंदर डिक्लेयर ही नहीं हो रही। ऐसे कई केसेस आए हैं राजेश भाई, जिसके अंदर वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे पिता, मेरे माँ, मेरे भाई की कोरोना से मौत हुई है, और जो नगर निगम है उसने सर्टिफिकेट उसको सिर्फ मौत का दिया है। तो ये आंकड़ों का तथ्य बिल्कुल सरकारें करती हैं, मैं सरकारों पे करती हैं, उस पर नहीं चाहिए। आज मैं कह रहा हूं आप सारा श्रेय ले लीजिए, मैं श्रेय देने को तैयार हूं, लेकिन उस श्रेय के साथ मैं सूबे के लिए आपसे पूछना ठीक है चंद्रमोहन जी, बिल्कुल लेंगे जवाब, लेकिन अभी एक बार मुझे सबके पास जाना है, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। चंद्रमोहन, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजय खन्ना भी हमारे साथ, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की जब प्रवक्ता और सत्ता पक्ष के लोग जब बैठते हैं तो आपस में मेरा तेरा होने लगता है, लेकिन आप बताएं एक विशेषज्ञ के तौर पर कि जो उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी वाला है, आज अगर 1000 मामले कोरोना के आ रहे हैं तो किसको इसका श्रेय देना चाहिए? मान्यवर, सबसे पहले तो प्राइम न्यूज की तरफ से मैं योगी जी को जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद एक्चुअली मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूं नहीं, मैं तो साइंटिफिकली बात करूंगा। जी बिल्कुल। साइंटिफिक बात में ये था कि कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद हम लोग खुद भी, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने लैक किया, हम लोग खुद भी बिल्कुल अनअवेयर पकड़े गए। हम लोग, आप देखिए मथुरा, वृंदावन में देखिए क्या कैसे मनाई गई होली। वो होली कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग थी उस होली में? मैं तो उसी क्लिपिंग देखी, मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ, उसी क्लिपिंग देखी। और इस सेकंड वेव में हमें खतरा यूपी में ये था कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिशत जनसंख्या ज्यादा है शहरी क्षेत्रों से, और ग्रामीण दस्तक जब कोरोना दी तो हम ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में महामारी बहुत बढ़ेगी, जो वाकई सडनली बहुत कम हुई है। इसलिए मैं योगी जी को, वहां की जनता को, सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे आंकड़े जैसे बता रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं 1000 केस हो गए और 3 लाख तक की इन्होंने पर डे करा है टेस्टिंग, तो इससे तो मुझे लगता है कि वेव मोरलेस कंट्रोल्ड है। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने के बाद तो डेथ रेट बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सर्विसेज का बहुत अभाव है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा अभाव है मेडिकल सर्विसेज। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं बहुत प्रभावित रही हैं पहले से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इतना तो हमें भी याद है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में काम किया है हम लोगों ने। बट फिर भी मैं इसके लिए योगी जी को, उनकी लीडरशिप को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने वेव जल्दी कंट्रोल की। ऐसा भी हो सकता है, दूसरी एंगल भी है कोरोना का ऐसा एंगल भी हो सकता है कि पीक आने के बाद तो गिरता ही है, पेंडेमिक का ये फीचर है। बट अब योगी जी के पास चैलेंज है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन ठीक हो, सबका हर्ड इम्यूनिटी बने। हर्ड इम्यूनिटी बहुत जरूरी है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। और थर्ड वेव के लिए पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए पीडियाट्रिक स्टडीज अब शुरू हुई है धीरे धीरे।
ठीक। पूरे देश में हो ठीक है रही है, डॉक्टर हर साहब, कंपनी बिल्कुल। कर रही है। हाँ जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, बिल्कुल अभी समझेंगे समझेंगे डॉक्टर साहब आपसे Thank कि किस तरीके से और क्या चुनौतियां हैं, आगे कैसे निपटा जाएगा। लेकिन प्रेम जी भी हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं प्राइम न्यूज के। प्रेम जी, जो हालात हम सबके सामने थे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, आज बिल्कुल उसके उलट तस्वीर है। इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है, जो नीति अपनाई गई, जो फॉर्मूला अपनाया गया। देखिए, अगर गलत के लिए या अगर आप गलत व्यवस्थाओं के लिए, गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल करने के लिए अगर आप योगी पर सवाल उठाते हैं, सीएम पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष का जो काम होता है, तो आज अगर आंकड़े सही हुए हैं और कोरोना केस जो कम हुए हैं, तो उसके लिए भी श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाना चाहिए। शुरुआती तौर पर, शुरुआती दौर में जब कोरोना महामारी अपने चरम पर था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बेड नहीं थे, तब राज्य सरकार को लेकर बहुत किरकिरी हुई, कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन आज 1000 के आसपास के आंकड़े आ गए हैं। आपको याद होगा 30 अप्रैल वो तारीख था, 30 अप्रैल के आसपास का जी, जब जानकार ये कह रहे थे कि ये आंकड़े रोज प्रतिदिन लाख के करीब आने शुरू हो जाएंगे अगर यही हालात रहे तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे ही कोरोना से बाहर निकले, वो खुद कोरोना से प्रभावित हो गए थे। कोरोना से जैसे ही वो बाहर निकले और जैसे ही कड़ाई उन्होंने शुरू की, जिले दर जिले वो घूमने लगे, बाहर निकलने लगे, कार्रवाई करने लगे, लोगों को बताने लगे कि आपका काम क्या है। अस्पताल अस्पताल घूमकर उन्होंने जायजा लिया और स्थिति को कैसे काबू करना है, इसके लिए उन्होंने काम किया और उसका नतीजा आज आपके सामने है। पिछले 10-15 दिनों से लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं और जब आंकड़े कम होते जा रहे हैं तो आज ये नौबत आ गई है, करीब 67 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जहां 600 से भी कम मामले हैं और उन जिलों को अब जो लॉकडाउन था वहां पे ढील दे दी गई है। वहां पे धीरे धीरे व्यवस्थाएं पहले की तरह होने लगी हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए राज्य सरकार को दोषी करार देते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं और उसके बाद चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, चीज़ें ठीक होने लगती हैं, तो मुझे लगता है राजेश कि ये श्रेय भी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और सूबे के जो सीएम है उनको जाना चाहिए। और आज उनका जन्मदिन है और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से 49 साल लगभग उनकी उम्र हो गई और जिस उत्साह के साथ वो काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, और अब जरूरत ये है कि जो आंकड़े हमने कम किए हैं अब हम उस पे कायम रहें। यानी कि जो अब हमारी जिम्मेदारी है, प्रदेश की जनता की जो जिम्मेदारी है, उसको निभाया जाए और अपने आप को जो कोरोना के नियम है उस वक्त आपको कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है और अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचाना है, अब हमको इस पर ध्यान देना है कि जो तीसरी वेव की बात हो रही है लगातार कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आएगी, तो उससे बचने का एक ही उपाय है हमारे पास कि अब तक हमने जो कंट्रोल किया है, जो आंकड़े हमने कम किए हैं, इसको अब बनाए रखें और उसके लिए जो नियम तय किए गए हैं, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी बात है, उसको भी मैं जोड़ना चाहता हूं राजेश जी कि अब वैक्सीनेशन की बारी है। अब तो पहले महामारी फैली मतलब जिस तरह से, उसके बाद आंकड़े लगातार बढ़ते गए, अब उस पर हमने काबू पाया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि तीसरी लहर आने से हम उसको रोकें। तो उसको रोकने के लिए कारगर है उपाय जो सबसे ज्यादा है वो है वैक्सीनेशन का, जिसको लेके तमाम सरकारें और हमारी जो केंद्र सरकार है, मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अब कराया जाए। योगी भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराया जाए, इसको लेके जागरूकता फैलाया जाए और ये जब हो जाएगा, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगे तो आंकड़े खुद ब खुद और कम होने लगेंगे और आने वाले समय में कोरोना जो फैलने का जो उसका सिलसिला है वो थमेगा। और इसको लेकर जो भ्रम है, जो भ्रम अभी भी फैलाए जा रहे हैं, और मैं अभी मनोज जी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, सपा के प्रवक्ता हैं जी, जो वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था, कोई खास पार्टी की तरफ से उसके मुखिया भ्रम फैला रहे थे, आज उनके पास क्या जवाब है कि क्या वैक्सीनेशन अब भी ना हो? तो वैक्सीनेशन को लेकर जो पार्टियां और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कम से कम वो भ्रम ना फैलाएं। वो तमाम लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जनता को, जिनको लोग सुनती हैं, जिनकी बातें लोग मानते हैं, वो कम से कम भ्रम ना फैलाएं। और अब वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की जरूरत है और प्राइम न्यूज भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है
कि वैक्सीनेशन को लेकर आप किसी भी तरह के अफवाह में न पड़ें और आप घर से बाहर निकले, खुद भी और आपके परिवार में जो लोग जिस उम्र के दायरे में आते हैं, अगर उनको वैक्सीनेशन अब लगना है तो वैक्सीनेशन अपना जरूर कराएं और कोरोना को रोकने में मदद करें। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि शुरुआती दौर में आपसे जब पूछा गया आपने बताया, लेकिन आपने दोनों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, और जिस तरीके की उनकी जो लाचारी थी वो ये है कि साहब ये जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, वो सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं। तो सही बात क्या है, अंदर खाने की जो सही तस्वीर क्या है वो क्या है, आप ये विपक्ष को बताएं और ये बताएं कि आगे जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जाएगा। देखिए, सही आंकड़ों का क्या प्रामाणिकता है। अगर विपक्ष के पास कोई सही आंकड़ा है तो वो उसे बताए और उसे फिर उन्हें सत्यापित भी करना पड़ेगा, उसे प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि उनके आंकड़े सही हैं। अन्यथा सरकार जो आंकड़े दे रही है उस आंकड़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। रही ये जो वीडियो और फोटोग्राफ के वायरल होने की, उसको दिखाने की जहां तक बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी रही है और बहुत सारे पुराने फोटोग्राफ और पुराने वीडियो, यहाँ तक कि दूसरे देशों के, भारत में भी 2013 में जो आया था, जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उस समय के भी जो वीडियो वायरल हुए, ये सब तमाम सारे प्रमाण से प्रमाणित करने पड़ेंगे कि कौन सा वीडियो सही है, कौन सा गलत है। हम मानते हैं कि कुछ एम्बिग्युइटीज हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है 100% कोई सही हो, परंतु उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके महामारी में अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि अभी प्रवक्ता महोदय ने बताया कि अब जो चुनौती है वो वैक्सीनेशन की सरोकार की सुविधा होगा। जन सरोकार को सुविधा के खिलाफ लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था और वैक्सीनेशन के खिलाफ अभियान चलाने का नतीजा ये आया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने आप को वैक्सीनेशन से दूर कर दिए और आज बहुत जगह सरकारी कर्मचारियों को, विभाग के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें समझाना पड़ रहा है वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन हमारी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है और वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जो तय समय सीमा है दिसंबर के पहले पूरे देश को वैक्सीनेट करने का, वो पूरा पूर्ण कर लिया जाएगा। मनोज कुछ टिप्पणी कर रहे हैं आप ही की बात पे। गौरव जी, आप ही की बात पे बीच में मनोज कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। गौरव भाई, कहीं भी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं, बस बात इस बात की है कि जो महामारी आई उसको रोकने के बजाय उसके दवा का, लोगों के ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल का उचित प्रबंध कैसे हो, इसके बजाय आपकी पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, जो लोग सरकार को दिखा रहे थे कि आपके आंकड़े हैं उसके पीछे बर्बरता किस तरह की है, उसके पीछे की व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था कैसी है। क्या ये सच नहीं है कि लखनऊ क्या ये सच नहीं है कि लखनऊ में लाखों का ढेर लगा था? हर गांव से, मैं आपको बता दूं, हम लोग तो गांव से निकलते, हर गांव में लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार से मौत हुई है। लेकिन योगी जी की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करके हर जिले में दबाव दिया गया है कि आप अंडर रिपोर्टिंग कराओ, ज्यादा से ज्यादा मौतों का आंकड़ा ना आ सके। ये तो ईश्वर का शुक्र मनाइए कि आपका खोखलापन और आपका द्वारा चरित्र योगी जी को, ठीक है, इस पे भी जवाब लेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना जो काबू में हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जहां उत्तर प्रदेश, जहां पे एक दिन में 38,000 मामले आने लगे थे, अब वहां पे अगर 1,000 मामले आ रहे हैं, तो जो नेतृत्व किया जा रहा था, जो रणनीति अपनाई जा रही थी, जो फॉर्मूला अपनाया गया था, क्या वो पूरी तरह से कामयाब रहा है? हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी है और लगातार उस पर चर्चा जारी है। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जानूंगा, क्योंकि हम खुद प्राइम न्यूज लगातार पिछले जब से ये पैंडेमिक आई है, महामारी आई है, रोजाना हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोग जुड़ते हैं, सुझाव आपके जो आरोप होते हैं उनको भी जानते हैं, लेकिन उन कमियों के बाद जो हम खुद दिखा चुके हैं, आज जो एक सकारात्मक तस्वीर आई है, तो इसका श्रेय भी तो कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल राजेश भाई, अगर किसी को किसी चीज की बुराई मिलती है तो उसको उसका श्रेय भी मिलता है, मिलना चाहिए, इसमें कोई स्वाभाविक है। इसके अंदर कोई श्रेय के अंदर देने में किसी तरह का गुरेज या परहेज नहीं है, लेकिन उस बधाई के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। जैसे मेरे मित्र ने बोला कि आंकड़ा दिया हुआ हमारा सही है और आंकड़ा गलत है तो उसको सत्यापित कर दी। कैसे गलत है? मैं बताता हूँ कैसे गलत है आपका आंकड़ा। आपका आंकड़ा इससे गलत है कि 22 से 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी के अंदर आपकी टेस्ट रेशो देखोगे तो लाख की तादादों के अंदर आती है और आबादी उससे ज्यादा है। और एक उत्तर प्रदेश के सूबे के अंदर शहर निकाल के अगर कस्बों में चले जाओगे तो टेस्ट रेट की रेशो 0% आ जाएगी। तीसरे चौथे तथ्य के ऊपर जाओगे, शमशान घाट, कब्रिस्तान
और चर्च के अंदर जो डेथ हुई है और जिस डेथ को कोविड दिखाया, जिसको डेथ नहीं दिखाएगा उसका डाटा आप निकाल के दिखा दीजिए मुझे। उसके बाद हॉस्पिटल में जिन मौतों का आंकड़ा बाहर निकला है उस आंकड़ों को कोविड से हटा के दिखा दीजिए मुझे आंकड़े। तो आंकड़े का खेल कैसे होता है, कहां होता है, ये आपको भी जानता है मित्र, मुझे भी पता है। श्रेय लेना और श्रेय की होड़ के अंदर करना, मैं फिर आपकी श्रेय को श्रेय देता हूं, लेकिन उसके साथ पेशेंट इस बात का खड़ा करता हूं कि मुझे आप एक क्वेश्चन कर दीजिए, आज अवगत करवा दीजिए आप सूबे को, उत्तर प्रदेश को कह दीजिए कि हाँ तीसरी लहर आएगी, तो जिस श्रेय को हम कह रहे हैं उस लहर पे हम कुछ होने नहीं देंगे, बस इतना सा आप मैं श्रेय देने को तैयार हूं आपको। लेकिन पहली जब आपने ताली बजवाई थी उसके अंदर भी आपने श्रेय मांगा था, तब भी श्रेय मिला था। आज फिर दूसरी में देखिए हमारे पास एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पैंडेमिक है, पैंडेमिक का जो आपदा है वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, वो कब बढ़ेगी कब घटेगी वो प्राकृतिक सोर्सेज से होती है। तभी अगर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर ग्रेस डाउन हुआ तो वो हम सबका श्रेय है। लेकिन सरकार का तंत्र, सरकार आपके पास है, आपके पास प्रशासन है, आपको अब 2 बार की गलतियों से तीसरी बार में वो गलतियां ना दोहराएं, उसके लिए आपको सबक लेना चाहिए। ठीक है, चलो। अगर योगी नाथ जी ने ऐसा सब काम करे हैं हाँ। तो आज उनके पास वो गली मोहल्ला कस्बा है जहां पर तीसरी लहर को आने से पहले और उसकी कमियों को दूर करने पहले करना चाहिए, आप करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, डॉक्टर अनिल बंसल भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं डीएमए के। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात थे अब उस पर पूरी तरह से काबू पाया जा रहा है। अब 1000 के करीब मामले हैं पॉजिटिव, और जो फॉर्मूला अपनाया गया क्या वो सक्षम रहा, कारगर रहा? आगे जो चुनौतियां हैं वो क्या कुछ आने वाली हैं? देखिए मेरे हिसाब से कोविड पैंडेमिक पूरे संसार में फैला हुआ है और इंडिया के अंदर जो दूसरी लहर आई थी, अब तो लहर डाउन सिर्फ यूपी में नहीं, दिल्ली में ही बहुत कम हो गए हैं, बाकी देश में भी केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों को बिना टेस्टिंग के कोविड होकर ठीक होकर भी निकल गया है। तो जो गलतियां थी या जो कमियां थी वो शुरू में लोगों ने भुगत लिया, हजारों की लाखों की तादाद में डेथ हो गई। अब क्रेडिट ना लेके आगे काम करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, होड़ लग गई, मैंने अच्छा काम कर दिया, उसने अच्छा काम कर दिया, उसकी वजह से जो असली काम होना चाहिए, अगर थर्ड वेव आए या थर्ड वेव के कोई और इन्फेक्शन आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं। हमारे यहाँ गाँव में कस्बों में हमारा हेल्थ बजट इतना कम है कि हम लोगों को सर्विसेज सरकारी लेवल पे नहीं दे सकते। हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, सिर्फ यूपी नहीं, और हमारा देश का हेल्थ बजट 1% ऑफ जीडीपी है, जबकि संसार के अंदर WHO के अकॉर्डिंगली मिनिमम 10% जीडीपी का हेल्थ बजट होना चाहिए। इतने बड़े शहर में, देश में, इतने छोटे से बजट से हम सारी चीजें नहीं कर पाएंगे जो हमने सेकेंड वेव में देखा। जब सेकेंड वेव आई तो लोगों को अस्पताल नहीं मिले, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, डॉक्टर्स नहीं मिले, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिला। क्योंकि अगर थर्ड वेव आई तो हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर ये ना सोचे कि हमने अब की बार जल्दी कर दिया या हम सफल हो गए। सेकेंड वेव में हम सबको बहुत नुकसान हुआ है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो। हम चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो। सब लोग, सभी पार्टियां मिलके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एक देश के अंदर सब वातावरण ऐसा बनाए कि मिलके काम करें, क्योंकि ये वायरस किसी को नहीं देखता, सबको मारता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो। तो इसमें बहुत जल्दी प्री मैच्योर कहना होगा कि हम सफल हो गए, क्योंकि ये पूरे देश में ही इस टाइम डिक्लाइन पर है। पीक जो था मिड मई तक रहा, अब उसका कम होना शुरू हो गया है। बट ये हमें टाइम मिल रहा है कि हम अच्छे से और तैयारियां करें और डॉक्टर अपॉइंट करें। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकारी सेवाओं के अंदर डॉक्टरों को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को कॉन्टेक्ट पे रखते हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहे, जिसकी वजह से लोगों का प्राइवेट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, सरकारी में नहीं रहता। सरकारी में तभी इंटरेस्ट होता है जब वो रेगुलर जॉब में हो, जब उनको लाइफ लॉन्ग नौकरी करें, पेंशन मिले। अगर वो चीज उनको नहीं मिल रही तो वो सरकारी में क्यों करेंगे, वो प्राइवेट में जाके करेंगे। तो अपने हेल्थ बजट को बढ़ाएं। जो कस्बों के अंदर बहुत छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं वहाँ स्टाफ को अपॉइंट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी कई चुनौतियां हैं और आने वाले कल की तैयारी करनी होगी। अब यहाँ दूसरी लहर जो थी उस पर पूरी तरीके से काबू है, लेकिन अब सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये चुनौती होगी कि तीसरी लहर जिसका विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आ सकती है, कोशिश ये करनी होगी कि वो ना आए, उसके लिए वैक्सीनेशन करना होगा, लेकिन अब तीसरी लहर की तैयारियां करनी होंगी। देखिए तीसरी लहर की नौबत आए ना, इसकी तैयारी करनी होगी कि तीसरी लहर की बार बार बात हो रही है कि तीसरी लहर। कई विशेषज्ञ, कई डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि अब जो तीसरे वेव की बात हो रही है लगातार, हम उस पर
आने ही न दे, इस पर काम करने की हमें जरूरत है जी। और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, उसकी क्या स्थिति है, वो व्यवस्था क्या है, वो जग जाहिर है। जितना पॉपुलेशन हमारे देश में है, जिस तरीके से लोग हैं, जिस तरह से गांव में अभी भी अस्पतालें नहीं हैं, वहां पर अगर किसी को कोरोना हो जाता है या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो उसको वो सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। तो जो हेल्थ सर्विसेज की जो हालत हमारे देश में है, उस पर काम करने की जरूरत है और वो 1 और 2 दिनों में नहीं होने वाला है। लेकिन जहां तक कोरोना की बात है, मैं समझता हूं कि अब हम जिस स्टेज पर हैं और आंकड़े जिस कदर अभी कम दिखाई दे रहे हैं, अगर उसको ऐसे ही रखना है तो अब वैक्सीनेशन पर हमें ध्यान देना होगा। और क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर अभी कई राज्यों ने ये आरोप लगाए हैं कि उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि उनके लोगों को वैक्सीन जो देने की बात हो रही है वो वैक्सीनेशन अपने लोगों तक वो नहीं करा पा रहे हैं। तो इस पर कैसे काबू पाया जाए, इस संकट से कैसे उबरा जा सके, इस पर सरकारों को काम करने की जरूरत है। कई जगह जैसे अमेरिका और भी कई, रसिया, कई ऐसे देश हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि वो जो वैक्सीन हैं, उनके देश में बने वैक्सीन है वो इंडिया में आ जाए। और इसकी जो क्राइसिस है, इसकी किल्लत जो बताई जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते जा रहे हैं कि उनको वैक्सीन ही नहीं मिल पा रहा है कि वो वैक्सीनेशन अपने यहाँ करा पाए। ऐसे और भी कई स्टेट है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन कराने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है वैक्सीन की कमी होने की वजह से। साथ ही इसमें एक चीज और जोड़िए कि राजस्थान जैसा स्टेट है, जहां राजस्थान में एक खबर आई थी, उस खबर को हमने दिखाई भी प्रमुखता से तमाम चैनलों और खासकर डिजिटल मीडिया पे भी थी कि वहां वैक्सीन रखे खराब होगी या उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, वो बर्बाद उसको कर दिया गया। तो ये लापरवाही सरकारों की तरफ से भी न हो, क्योंकि अभी एकमात्र जो हमारे पास ऑप्शन है कि इन आंकड़ों को कंट्रोल में रखने का क्या तरीका हो सकता है, वो है कि वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि जो थर्ड वेव की बात हो रही है, तीसरी लहर की जो बात हो रही है, वो आए ही नहीं। और हम अगर आधे पॉपुलेशन को भी, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन हमारा है उसके अगर आधे पॉपुलेशन तक भी हम वैक्सीन को पहुंचा देते हैं राजेश, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कोरोना को फैलने से, यानी कि देश में कोरोना को आने से हम रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारें तो अपनी कोशिश करें ही, साथ में जो लोग हैं वो भी जागरूक बने और वैक्सीनेशन अपना करवाएं, परिवार के लोगों को कराएं, समाज में लोगों को जागरूक करें और वो लोग सामने आए जिनकी बात सुनी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे दूं 10 सेकंड में आपको, जैसे अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो अखिलेश जी भी अगर एक बार कह दें राजनीति से ऊपर उठकर कि योगी जी क्या किए, योगी जी ने क्या करने का प्लान कर रखा है, सब अलग है। लेकिन अब जरूरत है, मैं अपने सपा के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा और बाकी राज्य की जनता जनार्दन से भी कहूंगा कि आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। ये कहने के बजाय कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही, राज्य सरकार काम नहीं किया है। जो हुआ पास्ट में वो दुनिया ने देखा, हमने दिखाया भी। और जब वैक्सीन की कमी हुई, लापरवाही कहाँ हुई, बेड की कमी हुई, लेकिन अब वो स्टेज नहीं रहा, अब स्टेज है आगे निकलने का। जी, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया तो वो मनोज जी कुछ कह रहे हैं। मनोज जी की आवाज उठाए, मनोज जी टिप्पणी कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कहीं वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन किस बात का हो रहा है, सिर्फ जुमलों में हो रहा है। नहीं तो ये बात तो उन्होंने कही ना, अभी हम प्रेम जी ने ये बताई कि वैक्सीन की जो कमी है वो कई राज्यों में बनी पड़ी है और इसको दूर करना होगा। वैक्सीन उपलब्ध कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। श्री साथी राजेश जी, समाजवादी पार्टी के अधिकृत बयान पढ़ने चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बच्चों के लिए कहा कि आप जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन कराइए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक और पूरे देश में भी जो समाजवादी पार्टी का वो लगा काम, तो वैक्सीन के किसी भी उसके साइंटिफिक और उसके वैज्ञानिक पहलू पर नहीं हम सवाल खड़ा कर रहे थे। हम सवाल इस पर खड़ा कर रहे थे कि देश में आर्मी करे स्ट्राइक तो उसका श्रेय बीजेपी लेगी,
देश में वैज्ञानिकों ने हमारे वैक्सीन बनाया, उसका श्रेय बीजेपी लेगी और अपने प्रवक्ता और अपने मरते नहीं, ये वैक्सीन बीजेपी की है, ये किसने फैलाया था? मारे गए सरकार के दुर्व्यवस्था के कारण। निश्चित जिम्मेदारी और दायित्व कौन लेगा? नेहरू लेंगे कि योगी आदित्यनाथ लेंगे, मोदी लेंगे? नहीं, लेकिन जो अखिलेश, हम ये कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था वैक्सीन को लेकर, अब उससे आगे बढ़ के उन्हें एक अपील करनी चाहिए ना कि आगे आइए वैक्सीन लगवाएं। 35,000 करोड़ रुपया जो वैक्सीन के लिए सरकार ने दिया, जो बजट में अनाउंस किया गया, कहाँ चला गया? और जो पीएम केयर फंड में देश के एक एक बेटिया ने, बच्चों तक ने जिसमें दान दिया, वो फकीर क्यों नहीं उसका हिसाब देते? ठीक है, इसका हिसाब जवाब ले लेते हैं गौरव जी। मनोज जी ने वैक्सीनेशन कराया क्या आपने? आप पटना में मरते लोगों को, हैदराबाद में मरते लोगों को। मनोज जी, आपने वैक्सीन लगवा ली? और रैलियां कर रहे थे। मनोज जी, आपने लगवाई या नहीं वैक्सीन? आप तक टीम पहुंची या नहीं? मैं समझता हूँ कि आपको सवाल करने चाहिए। नहीं, मैं अगर पत्रकारिता के थोड़े भी मूल्य हम तुम कर ही रहे हैं कि पीएम केयर फंड का हिसाब चाहिए। हाँ, मनोज जी, आपने वैक्सीन लगवा ली क्या? जी नहीं, जब मेरी बारी, आपको बता दें 18 साल के ऊपर के लोगों को अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी वैक्सीन नहीं है। आप जाएंगे तो अभी हमारी बारी। हम तो ये चाहेंगे कि सबको लग जाए तब लगवाएं। हम लोग तो क्या करने को, हमारे देश, हम वो लोग नहीं है कि दौड़ के जाके लगवा ले। हम तो कह रहे हैं कि अच्छा, चलिए, प्राइम न्यूज के माध्यम से लोगों को अपील कर लीजिए। उनसे कहिए कि हम अपील करते हैं कि एक एक गांव में, एक एक कस्बे में स्वास्थ्य विभाग के लोग जाएं, हर गांव के स्कूल पर जाए, प्राइमरी स्कूलों पे, और वैक्सीनेशन का काम चलाया जाए। कहीं पूछिए जा रहे हैं क्या? किसी ग्राम सभाओं में लोग जा रहे हैं क्या? स्वास्थ्य विभाग के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ आंकड़े में है, योगी के उसमें है, क्या कहते हैं, हिसाब में है, उनके आत्मबुद्धता में है, उनके उन्मादी व्यवहार में है। कहीं भी जब आप मरते लोगों को, उतराते लोगों को, सीखते परिवारों की भावना नहीं सुन सकते, तो आप वैक्सीन कहाँ दे रहे हैं? आप 6 करोड़ वैक्सीन क्यों मुझे भेज दिए? भारत में 135 करोड़ लोग। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं गौरव से, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन जी अपनी टिप्पणी जोड़ रहे हैं। मैं दोनों पे इस पे प्रतिक्रिया लूंगा गौरव जी आपसे। चंद्रमोहन शर्मा। देखिए राजेश भाई, जो मुद्दा छिड़ा, उस मुद्दे के अंदर एक बड़ी गंभीर बात आ गई। जो प्रेम जी ने बात को जोड़ा, उस प्रेम जी, उसके अंदर एक बात और होगी। मैं इस प्रेजेंटेशन उस बात पे करना चाहता हूं कि अगर अखिलेश जी ने अगर कोई टॉपिक करा था, वो टॉपिक उस समय का था जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, और उसके बाद उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर उसको रियलाइज करके उसका तर्क संगत उसको जोड़ के उसको समाप्त भी कर दिया था। लेकिन प्रश्न उन लोगों पे उठता है जो सरकार के अंदर है, जो सरकार में रहे लोग बात करते हैं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है। और जो लोग सरकार के अंदर प्रधानमंत्री की फोटो पीछे लगा लें और अपने आगे 400-500 आदमी बिठाकर और डॉक्टरों को बेइज्जत करें, डॉक्टरों के बारे में बोले कि डबल वैक्सीनेशन लगने के बाद, डबल वैक्सीन के बाद डॉक्टर मर जाते हैं और ये चीज ऐसी है, एलोपैथिक ऐसी है। उसके साथ साथ जो मंत्री ये कहें कि गौमूत्र पी लो, गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, और खुद जब उनको कोरोना हो तो एयरलिफ्ट होगी, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है। कोई क्या देता है जी आप गोबर लगा लो। तो भ्रम की स्थिति देखिए भाजपा के खुद जो नामी गिरामी चेहरे हैं राजेश भाई, उन्होंने पैदा करी। विपक्ष का तो ये सहारा लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की सीढ़ी लेने के लिए विपक्ष का इनको जरूरत है। विपक्ष ने ही इनको अवगत करवाया। राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन की जिस चीज को इनसे बोला कि आप वैक्सीनेशन का डोज आ रहा है, सुनामी आएगी, इसको आप बाहर से मंगवाइए, तो इन्होंने बोला कि आप दलाली कर रहे हो, और उसी का यू टर्न लेके इन्होंने बाद में उस चीज को लेके आए। तो कुछ चीजों के अंदर गलतियां इन्होंने बहुत करी। मैंने जो पहले कहा था, आज हम एक दौर से गुजर चुके हैं, दूसरे दौर को गुजर चुके हैं। ठीक, अगर तीसरा दौर आने वाला है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं वो आप बताने को इस पे जवाब ले लेते हैं। गौरव मिश्रा, दोनों की आपने टिप्पणी सुनी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की भी और कांग्रेस की भी, उनका जवाब भी, और इसके साथ मेरा सवाल ये कि अब तीसरी लहर जो आने वाली है उससे निपटने की जो चुनौती है उससे कैसे निपटा जाएगा? वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि वैक्सीन की कई जगह कमी देखी जा रही है। राजीव जी बिल्कुल सही। देखिए, पहला जवाब देते दोनों प्रवक्ताओं का। देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था और इनके लिए अपनी राजनीति को पुनर्स्थापित करने का एक बहुत बड़ा अवसर बन सकता था। ठीक उसी तरह जिस तरह से ट्रंप को अमेरिका में हराया गया, उसी प्रकार इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से, पूरे विपक्ष के सभी दलों ने सुनियोजित तरीके से वेल प्लान्ड होकर के वैक्सीनेशन को प्रभावित करने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष का नेता बोलता है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, वहीं कांग्रेस का एक नेता बोलता है कि
इसको लगाने से हमेशा जब इस तरीके का वातावरण बनाया जाता है तो जनता के अंदर स्वाभाविक है पैदा होगी और इन लोगों ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। अब मैं दूसरे पक्ष पे आता हूँ, रिकॉर्ड आपके नेता ने कहा है। अरे मनोज जी, उस समय से हमें सिखाया जा रहा है पत्रकारिता का पाठ। कम से कम गौरव जी जो कह रहे हैं सुन तो लीजिए, ये भी एक डिबेट का एक सलीका होता है। जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। देखिए मनोज भाई, मनोज आपने तमाम सवाल उठाए, अब उनका जवाब तो ले लीजिए। आप इसी तरीके से क्रेप करेंगे तो फिर बात कैसे निकलेगी? चलिए मैं आपके पास आऊंगा। गौरव को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं डॉक्टर साहब के पास चल जाऊंगा। मनोज मैं आऊंगा आपके पास। मैं अब दूसरे प्रश्न पे आ जाता हूँ राजेश जी, उसका भी स्पष्टीकरण दे दूंगा आपको। हाँ। जिस समय सही बात है कि पूरे देश में हर्ड इम्यूनिटी इस्टेब्लिश हो, विकसित हो, उसके लिए आवश्यक है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वार फुटेज में किया जाए। ये भी बात सही है कि जिस मात्रा में वैक्सीन होनी चाहिए देश में, उसका एक खाका सरकार ने तैयार कर रखा है और उसके लिए सितंबर के अंत तक उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर में 2 करोड़ वैक्सीन स्वदेशी कोवैक्सीन बननी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ दिसंबर तक, अक्टूबर के लास्ट तक 200 करोड़ से ज्यादा वायल वैक्सीन की भारत में निर्मित हो जाएगी और दिसंबर तक पूरे देशवासियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन वो भी कार्यक्रम तब सफल हो सकता है पूर्ण रूप से जब ये विपक्ष उसमें राजनीति, अपनी कुत्सित राजनीति न करे, क्योंकि इनके राजनीति के कारण देशवासी जो विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, समुदाय, संस्कृति में बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए, उनकी विचारधारा में बटे हुए हैं, वो वैक्सीन सेंटर पे जाने के लिए ठीक है गौरव जी, मुझे ये केवल रजिस्ट्रेशन अपना दिखा दे कि इन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है। मुझे केवल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये दिखाए कि इन्होंने वैक्सीनेशन कराने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बड़े साफ गोली से कह के निकल गए कि अरे तो सारे लोग लगा ले तब हम लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब तक आप कोरोना फैलाएंगे तब तक आप संक्रमित होकर के तीसरे वेव की तैयारी कराएंगे। थर्ड वेव ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप भी अपनी वैक्सीन कराइए और लोगों को जागरूक करिए वैक्सीनेशन कराने के लिए, और सरकार उसकी तैयारी करिए, उसकी व्यवस्था करिए, उसके अनुसार मरती हुई लाशों के बीच में जब खड़े कर दिए जाओगे तब भी आप सच नहीं बोल सकते हो। अरे आप गुलाम हो, आप मोदी के गुलाम हो, आप मोदी के गुलाम हो, आप अदानी के गुलाम हो, आप मरते हुए लोगों के उनके भावनाओं से व्यवहार का परिचय मत दो। ठीक है, एक सेकंड। चंद्रमोहन जी टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में कीजिएगा चंद्रमोहन जी, वक्त कम है। मुझे अभी प्रेम जी के पास भी जाना है, डॉक्टर साहब से भी बेहद अहम सवाल अभी पूछने हैं। विपक्ष, गौरव भाई ने बोला कि राजनीति करते हैं। विपक्ष जो राजनीति करता है उसके अंदर एक गौरव भाई नीति होती है। वो नीति होती है कि सरकार की गलतियों को उनको अग्रसर करके सरकार की गलतियों को बताना। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जब सत्ता में रह के राजनीति करती है उसकी नीति नहीं है। उसकी नीति स्पष्ट है, झूठ को सच में तब्दील करना। और आज अभी भी आप बैठ के झूठ को सच में तब्दील कर रहे हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर मेरी नीति ने, विपक्ष की नीति ने आपसे पूछा, उसका आपने एक भी जवाब नहीं दिया। लेकिन अपनी नीति से झूठ को निरंतर आप जो है झूठ को सच करते चले गए कि गौ हमारी माता है, उसके 4 पैर है, 4 तन है, उसके दूध है। अरे मैं पूछ रहा हूं कि वैक्सीनेशन की तैयारी क्या है? तीसरे लहर पे हम कहां खड़े होने वाले हैं? सूबे के अंदर कैसे हालात रहेंगे? क्या बेड की कमी रहेगी? उसके पास आपका अरेंजमेंट करा। हॉस्पिटल की अगर कमी आई उसका आपने अरेंजमेंट करा। एम्बुलेंस की कमी ना उसका अरेंजमेंट करा। डॉक्टर की कमी ना उसका अरेंजमेंट करा। नहीं, आपको झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। और योगी नित्यानंद जी क्या पूछ रहे हैं उस पे? ठीक है चंद्रमोहन जी, आपकी बात आ गई। आम कैसे खाते हैं? आम काट के खाते हैं, आप छिल के खाते हैं? नहीं, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो काफी अहम है कोरोना से जीत के लिए, कोरोना को हराने के लिए, सुरक्षा कवच के लिए। आपको लगता है कि तीसरी लहर ना आए उससे पहले सरकारों का फोकस इस पे होना चाहिए कि हर किसी को वैक्सीन लग जाए, वैक्सीनेशन हो जाए पूरा? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, जैसे रामदेव बाबा है, उन्होंने कह दिया कि वैक्सीन मत लगवाओ, या मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई।
मतलब कांग्रेस अपोजिशन कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी वाले भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। वैक्सीन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये नहीं कि अगर सिर्फ वैक्सीन लग गई तो थर्ड वेव नहीं आएगी। थर्ड वेव जो आएगी वो तब आएगी जब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बंद कर देंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट ना करें। दवाइयाँ वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने बिहेवियर को ठीक रखना पड़ेगा। शादियों के अंदर 25 लोग 50 लोग से ज्यादा आदमी ना जाएं, बड़ी रैलियां ना हो, वर्चुअल रैली हो जाए, ऑनलाइन टेलीफोन पर टीवी पे लोगों को मैसेज दिया जाए और प्रॉपर अपना जो आगे प्लानिंग करें कि बेड अगर जितने थे उससे डबल कर लें। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ भी, नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो ज्यादा रखे जाएं, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो लोगों को भगदड़ ना मचे, घबराहट ना हो, एडमिशन मिल जाए जिससे कि उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो हमें उस पर जोर लगाना है। अगर थर्ड वेव नहीं आई, कोई नया वायरस आ गया तो क्या करेंगे? ये तो साइंस के अंदर जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, कोई ना कोई बीमारी आएगी। थर्ड फेज इसलिए ज्यादा लग रहा है कि कोरोना के वायरस अभी भी कम इसलिए हुए हैं कि पूरी जगह लॉकडाउन लग चुका था। अब धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोग फिर बाहर निकलेंगे और फिर कोई अगर नया म्यूटेंट आ गया और वो तेजी से फैला तो थर्ड फेज आ जाएगी। हमें इसका देखना है कि थर्ड फेज कोई रोक नहीं सकता, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आएगी तो उसका मुकाबला करेंगे जैसे हमने पहली बार किया है और उसको हरा के हम लोगों की जान बचाएं। ये हमारा मेन एम होना चाहिए। प्रेम जी, अभी जो दूसरी लहर पे जिस तरीके से काबू पाया गया है, आगे बढ़ने के लिए, जो कि आगे अभी लॉकडाउन है इसलिए शायद कंट्रोल में है कोरोना, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और लोग फिर एक दूसरे पहले की तरह नॉर्मल हो रहे हैं, यहाँ पे अब लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी ज्यादा अलर्ट रहें पहले से, और सरकार को अब इसी फॉर्मूले पे क्या आगे बढ़ना होगा? प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिन बातों पर हमने चर्चा की, वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि आंकड़े कम हो गए हैं। अगर आंकड़ों के नज़रिए से हम देख रहे हैं तो आंकड़े कम हो गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि चुनौतियां क्या हैं, अब आगे क्या, अब आगे हमको कैसे रहना है, आगे हमको कैसे चलना है। उसके लिए दो चीज़ें हैं जो सरकार अपनी कोशिशें कर रही हैं, उन कोशिशों में और क्या सुधार करने की गुंजाइश है। दूसरी बात कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उन्हें क्या करना है। थर्ड वेव जो आने की बात हो रही है उसे कैसे रोकना है, और जो दूसरी लहर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, यह हमेशा ध्यान रखना है। आंकड़े कम हुए, खत्म नहीं हुए। तो आप जो चुनौतियों का सामना करने वाले हैं वो ये है कि आने वाले समय में भी जो लॉकडाउन खुलेगा, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया में जो है उससे कई तरह की चीजें अब सामने आएंगी। क्या उसके बाद फिर कोरोना फैलने लगेगा? उसके लिए सरकार के पास क्या तैयारी है, सरकार कैसे देख रही है? जो स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात बार बार सरकारें कर रही हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या है? कह देने मात्र से नहीं होगा कि हमें बेड की संख्या बढ़ानी होगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी होगी। अगर बढ़ानी होगी तो इसके लिए आपके पास नीतियां क्या हैं, किस बेसिस पर आप बढ़ाएंगे? आपको डॉक्टर्स कहां से मिलेंगे? क्या उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आपने कोई तैयारी कर ली है या करने की कोई बात कर रहे हैं आप? कि अगर जो हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, कई जगह ऐसे देखने को मिले कि जो मेडिकल स्टाफ है उनकी भी मौतें हुई हैं और उनके परिवार में या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका मनोबल काफ़ी टूटा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो लोग जिनके घर से चीज़ें खराब हुई हैं, जिनके घर डेथ हुई कोरोना से, वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। और अभी भी देश में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 130 करोड़ की जनसंख्या में अगर आंकड़ों में आप देखें तो आप 1 से 2 करोड़, आप 3 करोड़ कह लीजिए कि लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन बाकी 125 करोड़ अभी भी देश में लोग कोरोना से प्रभावित नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या वो लोग जिनके घर में कोरोना से जुड़े हुए कोई दुर्घटना, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो क्या वो कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं? उनको सजग करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये कई चुनौतियां हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसको कैसे आप पार पाएंगे। तो आपको एक एक पॉइंट पर काम करना होगा कि किस तरह से नीति बनाएंगे, उन नीतियों को कैसे पालन कराएंगे। वैक्सीनेशन अभी सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि वो मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन उन तक पहुंचाएं। और मुझे लगता है कि अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो तीसरी लहर की बात हम नहीं करेंगे और मुझे लगता है तीसरी लहर को हम रोक सकेंगे राजेश। और मुझे लगता है कि अब राजनीति उस
कदर ना हो, राजनीति उस पर ना हो कि आपने क्या किया, नहीं किया और कैसे किया। लेकिन जहां तक सरकारें हैं, जहां तक जो पक्ष में लोग हैं, उनको इस बात की चिंता रहती है, जो सरकार है, जो सरकार में है, कि विपक्ष राजनीति कर रही है। तो उनके लिए भी मैं कह दूं कि विपक्ष अपना काम करेगा, वो सवाल उठाएंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब आपको देना होगा और अपने काम से उनको संतुष्ट करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, गलत सवाल उठा रहा है, सही सवाल उठा रहा है। आपको अपने काम के जरिए उनको उनका जवाब आपको देना होगा। और उसी तरह विपक्ष भी अगर सही काम सरकार कर रही है तो उसका तारीफ करते हुए उनके काम को और आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करें और उनका साथ देकर आगे बढ़े, तभी कोरोना को हम और परास्त कर पाएंगे। बिल्कुल, और ये जरूरी है कि सब मिलकर इस मुहिम में साथ जुड़ें और इस कोरोना को पूरी तरीके से इसका खात्मा करें। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, गौरव मिश्रा, मनोज चंद्रमोहन जी, डॉक्टर अजय और डॉक्टर अनिल बंसल, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक सकारात्मक पहल और बहस करने की हमने कोशिश की और ये जाना कि आखिर जो कोरोना पे काबू उत्तर प्रदेश में पाया गया है उसका आगे क्या होगा। लेकिन यहां अपील है प्राइम न्यूज की आपसे कि इसको लापरवाही अभी ना बरतें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नियम का पालन हर वक्त करें, हर जगह करें।